की फ्यूचर या माइंड फ्यूचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इसको NEP कहते हैं, या इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी या इकोनॉमिक्स रिफॉर्म हमारे यहाँ अडॉप्ट हुआ था 90s में, 91, ठीक है। तो 91 में हमारे यहाँ LPG की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। उस समय हमारी कंट्री का जो मेजर प्रॉब्लम था वो फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था हमारा देश। और उस समय हमारी इकोनॉमिक्स पूरी क्लोज ही कहो, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था, इतना आज जैसा ओपन नहीं था। और उस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय दैट टाइम वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो यही इन्होंने ही ये 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी को लॉन्च किया था। और इसका एक ही पर्पस था, कंट्री को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना, या आप कह सकते हो बजट डिफिसिट को कम करना। इसका जो मेजर आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव था, जिसको हम 4 शब्दों में रखें, तो पहला था हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स, जो इंडियन इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमिक्स था, हमारी जो इंडस्ट्रीज था, उसको जितना तरह के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जिसको कहिए, बाधा कहिए, उससे फ्री करना था। पहले उद्योग लगाने के लिए हम लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता था, एक बहुत ही लॉन्ग एंड फालतू प्रक्रिया था। काफी इसमें ब्रेव होता था, देना पड़ता था, घूस वगैरह तब मिलता था। मतलब यहाँ पर करप्शन को ये ब्रीडिंग कर रहा था खुलेआम, और इससे बहुत लिमिटेड लोग ही फैक्ट्री का सेटअप करने के बारे में इवन सोचते थे, जिसके कारण हमारे देश में जितना इंडस्ट्रीज आज होनी चाहिए उतनी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात था कि सबसे पहले इस पॉलिसी में क्या किया गया था, सेट फ्री फ्रॉम इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फ्रॉम लाइसेंस सिस्टम। जो अननेसेसरी जो हर्डल क्रिएट किया जाता था हमारे ब्यूरोक्रेटिव से, उससे फ्री किया गया, यानी लाइसेंस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब सब कोई उद्योग लगा सकते। दूसरा था इंटीग्रेट करना हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स को रिमेनिंग यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स या ग्लोबल इकोनॉमिक्स के साथ, ताकि हमारे यहाँ भी इन्वेस्टमेंट एज ए फॉर्म ऑफ FDI वगैरह आ सके, ठीक है। तीसरा जो मेजर था, ठीक है, रिमूव करना था रेस्ट्रिक्शन ऑन FDI, और वीकेन करना था, डिल्यूट करना था, या आप कह सकते हो कमजोर करना था इसको हम कह सकते हैं MRTP। इसका फुल फॉर्म होता है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी को रोकना था। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज का हम कोई प्रोडक्ट हम बना रहे तो वहां पर हम ही बना सकते थे, दूसरा कोई नहीं बना सकता था। तो इसको एक्ट बना हुआ था, इस एक्ट को खत्म करना था, कमजोर करना था, कि भैया आप ही नहीं ये मोनोपोली कीजिएगा, हम भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, दूसरा आदमी भी प्रोडक्ट जो लाइसेंस ले लिया, मान लीजिए हम बना रहे हैं पेन, तो हमारा लाइसेंस है, सिर्फ हम ही बना सकते थे, दूसरा नहीं। मोनोपोली था, ना तो क्वालिटी अच्छा रख पाता था, और ये एक ही था, लेना ही पड़ता था, तो जनता को भी घाटा होता था, कंज्यूमर सरप्लस कम मिलता था, प्लस इसको प्रॉफिट होता था, ठीक है। और इससे देश को घाटा होता था, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं आएगी तब तक इफिशियंसी नहीं आएगी, और इफिशियंसी नहीं आएगी तो कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं मिल पाएगा। और जितना कंपटीशन आएगा उतना इंडस्ट्रीज खुलेगा, इससे ओवरऑल इन टर्म प्रमोट करेगा हमारा इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। और चौथा था कि खत्म करना था, डिल्यूट करना था, रिड्यूस करना था मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो गवर्नमेंट के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी, इंटरप्राइजेस थी, उसको कमजोर, मतलब उसकी मोनोपोली को खत्म करना था, और इंकरेज करना था कंपटीशन एमंग द प्राइवेट प्लेयर, जिससे कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके अफोर्डेबल रेट में। तो ये मोटा मोटी 4 एम था। मैं एक बार फिर 1 सेकेंड बताता हूँ। सबसे पहले हमारा जो इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म करना था, इकोनॉमिक्स को लिबरल करना था, कोई भी इंडस्ट्रीज को दे। दूसरा था कि MRT जो लॉ था उसको खत्म करना था,
प्लस इंटीग्रेट करना था, मतलब हमारे इकोनॉमिक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से, ताकि ओपन कंपटीशन हो सके जिससे क्वालिटी गुड्स मिल सके। तीसरा था कि गवर्नमेंट के मोनोपोली को कम करना था इंडस्ट्रीज को, और दूसरा इंडस्ट्रीज, इसी में 1999 में जैसे टेलीकम्युनिकेशन की प्राइवेटाइजेशन हुआ, जिससे बीएसएनएल ही एक मोनोपोली था उससे पहले, वो खत्म हो गया। आज बेटर सर्विसेज भी मिलती है, रेट भी, कॉल रेट भी काफी गिरा है, ठीक है। और फाइनल जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, रिमूव रेस्ट्रिक्शन हटाना था, आपका एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके मदद से आज मल्टीनेशनल कंपनी चाहे एप्पल हो, बहुत सारी कंपनी हमारे देश में आ गई है। इसका जो मेन फ्यूचर है, पहला था लिबरलाइजेशन। सर एक बात पूछना था। पूछिए सर, आपने फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा था, तो उसमें लिखा है फ्रॉम हैंड्स ऑफ अननेसेसरी, उसके बाद में क्या लिखा है वो? इसी में ब्यूरोक्रेटिक अफसर, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या है सर? अरे और नौकरशाही, हाँ सर, क्या बोला? नौकरशाही अफसर लोग, आईएएस अफसर, ये सब नहीं करता बाबू लोग। अच्छा, फिर लिबरलाइजेशन, एक लिबरल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फ्रंट पर। इसलिए किया गया था, उस समय इकोनॉमिक्स में आजादी कम थी, उस आजादी को लाने के लिए किया गया था। इकोनॉमिक्स आजादी की, कोई भी इंडस्ट्रीज खोल सके, वो दोनों में कंपटीशन को ब्रीड हो सके, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट जनता को मिल सके। और जनता और गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य था, ऑब्टेनिंग रेवेन्यू एंड रिड्यूसिंग पब्लिक डिफिसिट, बजट को कम करना था, बहुत बढ़ गया था, ठीक है। आप देखिएगा 1991 के पहले हमारे देश का उतना ग्रोथ नहीं था, वर्ल्ड में उतनी इसकी सिग्निफिकेंट नहीं थी, इसको सांप सपेरों का देश कहा जाता था। लेकिन 91 के बाद जितना तेजी से ये तरक्की किया, उस हिसाब से आज ये अपने आप को सिग्निफिकेंट प्लेस पूरे वर्ल्ड में पाया है, मार्केट भी इसका काफी बढ़ा है, ठीक है। तो इसका जब लिबरलाइजेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया था भैया, लाइसेंस सिस्टम, इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम को रिमूव कर दिया। केवल 18 इंडस्ट्रीज को उस समय रखा गया था जो कह सकते सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कंसर्न, जो डिफेंस वगैरह से रिलेटेड था, सोशल सेक्टर का था, केमिकल हैजर्ड इंडस्ट्री जिससे था, जैसे खतरनाक केमिकल जहां बनता है, फिर प्लस सोशल सेक्टर हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, कुछ इंडस्ट्रीज को 18 को रखा था। बाद में आज तो मात्र केवल 5 इंडस्ट्रीज को अंडर लाइसेंस सिस्टम रिज्यूम के अंतर्गत रखा गया है। इससे क्या हुआ कि पूरे इंडस्ट्रीज को फ्री कर दिया। फ्री करने से कंपटीशन हुआ, जिससे इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी सब बढ़ी। और वो अब इससे एलपीजी के तहत अब हमारा इकोनॉमिक्स का इंटीग्रेशन हो चुका था वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से, तो वहां के भी प्रोडक्ट हुए, हमारा प्रोडक्ट काफी मुकाबला करने लगे, तो इंटरनल रोजगार भी बढ़ा। और इसका नतीजा हुआ, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी आए, यहाँ के बेरोजगार जो लोग थे उनको रोजगार भी मिला, जनता को भी सस्ते दाम पर, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी आए थे तो काफी एडवांस लेवल के टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के साथ आए थे, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हुआ लोगों का। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, और आफ्टर ऑल हमारा इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट भी हुआ। इसके अतिरिक्त इसी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में प्रमोट किया गया डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कंपटीशन को, और जो रिजर्वेशन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई यूनिट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो रिजर्वेशन आइटम था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे खत्म करते गया 1990 के बाद से। कहने का मतलब है कि कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसका मोनोपोली था, कुछ आइटम था रिजर्व, ये आइटम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसी कारण वहां से क्या किया, घटाना शुरू कर दिया कि आपका आइटम नहीं होगा, कोई भी कर सकता है। यानी जो सरकार का प्रोटेक्शन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ, वो हटा दिया गया, ताकि इसमें कंपटीशन की भावना ब्रीड हो सके, कंज्यूमर को बढ़िया क्वालिटी गुड्स मिल सके, और आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी मिल सके, ठीक है। कंपटीशन होगा तो क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, मार्केट एक्सपेंस होगा, ठीक है,
हमारा मार्केट का हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो विदेश भी जाएगा, तो इससे गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही। उसके बाद इसी में था तीसरा जो पॉइंट था, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी को रिमूव कर दिया गया। अब कोई भी इंडस्ट्रीज का ये मोनोपोली नहीं रहा कि आप ही ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये था। उसके बाद दूसरा जो की फ्यूचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी का था, प्राइवेटाइजेशन। अब ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है क्या, इसका एक मीनिंग है एनी प्रोसेस विच रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट को कम करना और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में, उसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। यानी प्राइवेट इंटरप्राइजेस को इनकरेज करना और गवर्नमेंट के हाथ में जो सेक्टर है उसको धीरे धीरे कम करना, ठीक है। जैसे इंडिया में इकोनॉमिक्स जो प्राइवेट, जैसे 1991 को जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी आया था तो उसमें प्राइवेटाइजेशन को एज्यूम किया गया था कि ये एन इंजन ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का इंजन होगा, और बहुत हद तक ये हुआ भी। हमारा देश उस पीरियड के बाद काफी तेजी से विकास किया। इसका सेवरल जो रूप होता है, फेस है प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है, जैसा कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में हो सकता है हमारे देश में। जो पहला है टोटल नेशनलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन। अब डीनेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इट इंप्लाई कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर ओनरशिप टू प्राइवेट प्लेयर। मतलब इसमें कंप्लीट जो होता है ओनरशिप सरकार के हाथ से सीधे प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है। और कुछ एग्जांपल हमारे देश में हुआ था, ऑलविन निशान, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी, सीधे अब प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, सरकार के हाथ में थी, अब सीधे चला गया किसके पास चला गया, प्राइवेट हैंड में चला गया, प्राइवेट सेक्टर में चला गया। फिर उसके था मंगलुरु केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये एक पब्लिक सेक्टर की, स्टेट की, देश की या गवर्नमेंट की कंपनी थी, डायरेक्ट वो प्राइवेट हाथ में चला गया, क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। और उसके बाद महाराष्ट्र स्कूटर का भी कंप्लीट ट्रांसफर हो गया ओनरशिप का प्राइवेट हैंड में, ठीक है। ये एग्जांपल है और काफी सक्सेसफुल इन लोगों का स्टोरी भी रहा है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइंट वेंचर होता है, इसमें ज्वाइंट वेंचर, ये प्राइवेटाइजेशन का दूसरा फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि पार्शियल ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप चला जाता है प्राइवेट हैंड में, ठीक है। और इसका 3 फॉर्म होता है, एक 25% जाता है, ठीक है, 25% ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, इसमें 25% जाता है और गवर्नमेंट अपने पास 75% माने ओनरशिप रिटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है 49%, 49-50 किसी में इंडस्ट्रीज में, तो 49% ट्रांसफर होता है ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट 51%, अराउंड 50 ही रखता है। और कभी कभी 74% तक कंप्लीट ट्रांसफर होता है ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ये ज्वाइंट वेंचर का है। इधर अभी न्यू गवर्नमेंट जो आया वो 100% एफडीआई कर दिया ट्रांसफर, तो माने ये चीज देखने वाला है, रिमार्केबल थिंग्स है। अभी तो प्राइवेटाइजेशन के दौर में हमारा कंट्री रन कर रहा है। उसके बाद होता है वर्कर कोऑपरेटिव, तीसरा जो इसी का फॉर्म है प्राइवेटाइजेशन का, जिसको वर्कर कोऑपरेटिव कहते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब है कि जो कंप्लीट ट्रांसफर हो गया किसी भी सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज में, जैसे कोई भी इंडस्ट्रीज में कोई भी लगा हुआ है, उन्हीं वर्करों को अगर वो लूज बैकिंग कर रहा है, प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है, उन्हीं वर्करों के हैंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और एक बहुत ही अच्छा जीता जागता उदाहरण इंडिया कॉफी हाउस
था, जहां पर उसके वर्करों को कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया गया उसका मैनेजमेंट। लेकिन ये सिग्निफिकेंट रोल अदा नहीं कर पाया, क्योंकि इसके पास सबसे बड़ा था फंड का क्रंच था, शॉर्टेज ऑफ फंड, जिसके कारण इसका बिजनेस एक्सपेंस नहीं कर पाया। दूसरा था टोकन प्राइवेटाइजेशन। टोकन प्राइवेटाइजेशन का सबसे बेस्ट उदाहरण अभी जो सरकार ने रेल को 5% बेचा है, मतलब प्राइवेट हैंड में, जैसा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी वर्तमान की बात करें, टोकन प्राइवेटाइजेशन को ही हम कह सकते, इसको टोकन प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसका बहुत सारे नाम है, डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं या डिफिसिट प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 5 से 10%, ठीक है, सेल कर दिया जाता है। प्रॉफिट मेकिंग जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होता है, इंटरप्राइजेस का शेयर मार्केट में, इसका एक ही उद्देश्य होता है कि वहां से रेवेन्यू प्राप्त किया जाए गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और किस लिए प्राप्त किया जाए? ताकि बजट डिफिसिट को रोका जाए। बजट डिफिसिट का मतलब है कि प्रिंटिंग ऑफ करेंसी को रोका जाए, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। लेकिन अभी हमारे देश में प्रेजेंटली रेल को पिछले साल 5% प्राइवेटाइज किया गया था, जिसमें टोकन आप कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था। लेकिन यहाँ पर हमको ये नहीं समझ में आया कि करने के बाद भी ऑब्टेनिंग तो हुआ होगा रेवेन्यू, लेकिन यहाँ इन्फ्लेक्शन को रोक नहीं पाया। फिर भी लगातार जारी है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, तभी तो इन्फ्लेक्शन इतना ज्यादा है। ये पॉइंट को आप दर्शाइएगा। तीसरा जो की फीचर था प्राइवेट थी न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी का ग्लोबलाइजेशन। अब इसका ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एक प्रोसेस बाय विच वी कैन इंटीग्रेट डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या ग्लोबल इकोनॉमिक्स से हम अपनी इकोनॉमिक्स को ग्लोबल इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं, तो इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी आप पूरा दुनिया एक मुट्ठी, एक छोटा सा विलेज बन गया। कहीं का भी प्रोडक्ट आप अमेज़न से हो मंगा सकते हो, या बहुत सारे कंपनी इसमें मार्केटिंग कंपनी लगी हुई है। इसका जो मेजर 4 कंपोनेंट होता है ग्लोबलाइजेशन का, मैं उसमें बात करता हूं। रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, टैरिफ, कोटा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज कुड मूव, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकम वेरी इजी अक्रॉस द बॉर्डर। यहां पर समझने की बात कोशिश करना कि यहां पर 3 चीज मैंने बोला था, वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, जो नेक्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का 7वां पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो कोटा, ठीक है, टैरिफ, कस्टम ड्यूटी जो भी होता है, फॉरेन प्रोडक्ट इंपोर्टेड, बहुत सारे इसमें है। और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो लगता है वो सब हटा दिया गया, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट अक्रॉस द बॉर्डर ग्लोबली आसानी से हो सके, पहली बात। दूसरा था क्रिएशन ऑफ ए एनवायरनमेंट जहां पर फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल टेक प्लेस हो सके। आप बोलिएगा कैपिटल क्या है? कैपिटल मतलब फाइनेंशियल, जो एफडीआई को हो, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों का मूवमेंट अब फ्री हो, हम यहाँ से अमेरिका में पैसा लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट इन विच फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक प्लेस हो, थ्रू मल्टीनेशनल कंपनी से हो रहा है भाई। आज एप्पल हमारे देश में भी खोला है, हम लोग का भी बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर का यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। एसबीआई जो बैंकिंग सेवा विदेशों में भी दे रही है। प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर लो, बहुत सारे हैं। हमारा टाटा कंपनी का भी बहुत सारे बिजनेस जो है, अंबानी साहब का खुद है, बहुत सारे बिजनेस है हमारा, एक से एक पूंजीपति कैपिटलिस्ट का है, ठीक है। इवन एचडीएफसी बैंक, वो भी तो प्राइवेट सेक्टर, वो भी आपका बिजनेस कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक है, बहुत सारे बैंक इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। इससे हमारा सर्विस सेक्टर का ग्रोथ काफी बढ़ा, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ठीक है, आईटीईएस में काफी हमारा हुआ। फिर इसके कारण टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, इंश्योरेंस, ठीक है, बहुत सारे बिजनेस हमारा
ग्रो किया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज भी काफी बढ़ा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वही बॉलीवुड हमारा, ठीक है। तो खाली बॉलीवुड ही नहीं आता, हमारा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनता है। पहले के जमाने में भैया कि पहले के जमाने की पिक्चर देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक हीरो होता था, वो राजा होता था, बहुत बड़ा आदमी होता था। आज बदल गया है, लिटरेचर लिखने वालों की पिक्चर की कैरेक्टर भी बदल गया। अब एक रिक्शा चालक से लेके हीरो का कोई भी रोल अदा कर सकता है, पब्लिक उसी को देखने, कोई भी हीरो हो सकता है। एनी ऑफ कैन बिकम द हीरो एंड एक्टर, मतलब ये हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ साफ है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज कहने का मतलब है कि सिर्फ शाहरुख खान, सलमान खान तक कन्फाइन नहीं रह गया। आज छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बन रहा है और काफी नाम कमा रहा है। कि कौन क्या नाम नहीं जान रहे, लेकिन बहुत अच्छा, मैंने उसका शकल उतना अच्छा नहीं है, हीरो के डिजर्व नहीं करता है, लेकिन क्या नासुरुद्दीन ऐसी कुछ नाम है, नवाज सिद्दीकी ऐसी कुछ नाम है, हम नहीं बता पा रहे हैं। काफी अच्छा वो, हाँ काफी अच्छा किया। हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, काफी अच्छा, शकल ठीक नहीं, फिर भी एक छोटा सा रोल से कहां बढ़ गया। भाईजान में जर्नलिस्ट का, हाँ बहुत छोटे छोटे रोल से, लेकिन वो बड़ा बड़ा कलाकार बन के दिखा दिया, बड़ा बड़ा एक्टर को कर दिया। क्या है आज कहीं से भी निकल के आ रहा। पहले कहा था कि भैया राज कपूर का बेटा जो हो गया तो भाई ऋषि कपूर हो गया, जो है वही हीरो बनता था, अब वो खत्म हो गया। पहले के जमाना में छोड़ दो हीरो की बात, पहले के जमाने में हम देखते थे जिनके पिताजी एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनके दादाजी भी थे, उनके परदादा भी थे, यही चल रहा था पूरा दुनिया, मतलब जो अपना कर रहे हैं। लेकिन आज बदल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इट एक्सेलरेटेड FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स में ओपननेस आ गया, फ्री कंपटीशन आ गया, हम इंटीग्रेट हो गए वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, और हमारे यहाँ मार्केट अच्छा है, हमारे यहाँ सस्ता लेबर है, तो कोई भी अपना अपना सेटअप कर लेता है मल्टीनेशनल कंपनी, तो उसको भी प्रॉफिट, और हमारे यहाँ को भी रोजगार मिल जाता है युवकों को, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट द रेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड माइग्रेशन भी बढ़ा इसके आने से। कुछ देश के, हमारे देश के लोग भी बाहर गए काम करने के लिए। सऊदी अरबिया में आप देखोगे केरल का मैक्सिमम लोग सऊदी अरबिया में जाके काम करते हैं, और वहां से रिटेंसेस जो रीमेंटेंस जो प्राप्त होता है, सरकार को काफी बड़ा आय मिल रही है, ठीक है। हमारे बेरोजगारी का बहुत हद तक समस्या वहां से दूर हो रही है। केरल वगैरह का ज्यादा लोग वहां चले जाते हैं सऊदी अरबिया कमाने के लिए, ठीक है। ये सब है। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला, इसने हमारे उद्योगों में इफिशियंसी, कंपटीशन, मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी लाया, और इसके ग्लोबल स्टैंडर्ड लाया, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक्स गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर को मिलने को प्लेटफॉर्म या संभावना हुआ। मतलब इसके आने से कंज्यूमर को क्वालिटी प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स गुड्स मिलने लगा, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि कंपटीशन होगा तो प्राइस घटेगा। हम मूव कहां कर रहे हैं, मोनोपोली से। मोनोपोली में तो प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है, मोनोपोली में प्राइस ज्यादा होगा, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कम होगा। तो हम वही कंपटीशन की तरफ करने लगे, ठीक है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, तो पूरे वर्ल्ड खुल गया तो पूरा लार्ज नंबर तो होना ही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये पीपी जो चौथा की फीचर था, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसका मीनिंग ये होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर इन एनी प्रोजेक्ट, एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक साथ गवर्नमेंट और क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर काम करता है। जैसे मुंबई रेलवे जो मेट्रो रेलवे का था, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया बीओटी के तहत, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बीओटी जिसको कहते हैं। तो किसके हाथ में हुआ, अंबानी ग्रुप में, अनिल अंबानी ग्रुप में उसका ट्रांसफर हो गया मुंबई मेट्रो रेलवे का। तो वही है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और इसका ह्यूज पोटेंशियल है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करने के लिए, बहुत बड़ा है। और इंडिया ने ये सेट किया एग्जाम्पल, बहुत ही सक्सेसफुल पीपी मॉडल में, ट्रिपल पी मॉडल में बहुत बड़ा इसका उदाहरण पूरे वर्ल्ड में पेश किया है इन्होंने, ठीक है। रोड में कहो, रेलवे में कहो, हर जगह प्राइवेट सेक्टर ने अपना काम किया है, और गवर्नमेंट और सरकार। अभी आप जाते हो भाई हाईवे में, तो वहां देखोगे कि टोल टैक्स लगता है, तो वो प्राइवेट हैंड में है,
रोड तो सरकार बनाई है, लेकिन ये दोनों मिल के काम कर रहा है ताकि सरकार का भी थोड़ा सा बर्डन कम हो रहा है। ठीक है, एक साइड ये तो रिमूव करता है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी उतनी नहीं होती कि बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को कर दे तो उसकी, और बोटलनेक इन द इकोनॉमिक्स, अगर प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है उसको खत्म करता है पीपी मॉडल। जैसे सरकार का काम है भाई बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, जहाँ छोटा छोटा काम है मतलब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जिसका सर्विस प्रदान करना। मान के चलो रोड के किनारे अगर मतलब कह सकते हो रोड के किनारे पेड़ लगाने का जिम्मा दिया सरकार, कितना लगाएगी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, जगह लगा दिया वो है। फिर कलेक्ट करना है रेवेन्यू टैक्स, जो टोल टैक्स, ठीक है, उसको प्राइवेट हैंड में दे दिया। सरकार को वहां रखने में काफी अधिकारी को रखना पड़ेगा, काफी करप्शन में ब्रीडिंग हो सकता है। दूसरा नंबर उसको काफी सरकार को खर्च भी करने पड़ेगी, सरकारी अधिकारी की बात ही है, प्राइवेट में भाई पैसा मिल गया बढ़िया से काम कर देता है, क्योंकि यहाँ इफिशियंसी होती है, ठीक है, बढ़ जाती दक्षता। दूसरी तरफ ये प्रमोट करता है इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी, ठीक है, इन प्रोविजन ऑफ, ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। ये ग्लोबलाइजेशन के कारण ही है भैया। इंडिया का जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे, माइक्रोमैक्स की फोन बना रहे थे, अच्छा क्वालिटी नहीं था, हम भी नहीं यूज करते हैं, मैं भी आप भी नहीं यूज करते हैं, खत्म हो गया उसका मार्केट, हम सीधे ले लिए ओप्पो। उससे भी बढ़िया अगर किसी को है तो भाई सैमसंग ले रहा है, उससे भी बढ़िया है तो एप्पल ले लीजिए। जैसा आपकी बजट लाइन है उस तरह हर कंपनी बनाने लगी है। सैमसंग भी 10,000 5,000 से फोन स्टार्ट करता है और अपना लाखों में चला जाता है। अब धीरे धीरे गिरने लगा हर चीज। अभी आपको जो जियो हो या इंटरनेट का भी जो कॉस्ट है आने वाले दिनों में काफी घट जाएगा। जब स्पेस प्रोजेक्ट जो इलन मस्क ने लॉन्च किया है उसके तहत तो काफी सस्ता कॉल रेट, माने क्या कहते हैं, वाईफाई का जो दर है वो काफी, एक तरफ तो उसकी दाम कम होगी, दूसरी तरफ इसमें काफी स्पीड बढ़ जाएगी, एवरेज स्पीड भी 100 Mbps सब यूज करेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि ओवर द टाइम ग्लोबलाइजेशन, जो चीज हमारे देश की टेक्नोलॉजी काफी पिछड़ी थी वो हम विदेशों से सीख के, ठीक है, और कुछ चीजों में हम भी अच्छे हैं वो भी विदेश जा रहा है हमारा भी चीज। ऐसा बात नहीं कि हम सब चीज में बैकवर्ड हैं। इससे क्या होता है कि दो देश मान के चलो स्पेशलाइजेशन करता है तो हम इंटरनेशनल ऑफ रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़िएगा ना, तो उसमें है कि कोई जरूरी नहीं कि जैसे दो देश में जैसे मान के चलो इसमें कितना इफिशियंसी है, जिस चीज में हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो उसी चीज का हम प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे यहाँ दोनों चीज, कपड़ा भी बना सकते हैं, वाइन भी बना सकते हैं, जैसा कि रिकार्डो ने उदाहरण लिया था इंटरनेशनल थ्योरी में, जो रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में। हम कपड़ा भी, जिसको कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, हम कपड़ा और वाइन दोनों बना सकते हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा इफिशियंसी होगा ना हम उसी चीज, जैसा हम कपड़ा बनाने में इफिशियंसी है हम कपड़ा ही बनाएंगे, स्पेशलाइजेशन है, बाकी चीज मंगा लेंगे हम विदेश से, तो उससे हमारा कॉस्ट कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्लास था मेजर फ्यूचर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म ऑफ 1991, और मैंने किया था। और 1991 टू 90 अर्ली में हमारे देश का स्थिति कोई अच्छी नहीं थी, वहां से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ने आज हमारे देश को इतना लाया। हमने 1991 में इसको अडॉप्ट किया, लेकिन हमसे पहले 12 साल पहले 1978 में हमारा जो नाइबर कंट्री चाइना ने अडॉप्ट किया था, और आज क्या रिजल्ट है, 12 साल का डिफरेंसेस आप खुद देख सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि देश बढ़ना चाहिए और इसी तरह कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट से मैं उम्मीद रखता हूं। और एक तरफ तो इन्होंने देश को बढ़ाया, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी खत्म किया और हमारा देश का नाम भी हुआ। इस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट से हमेशा रखता हूं। मैं थैंक्स देना चाहता हूं उस समय के प्रधानमंत्री को भी और वित्त मंत्री को जो आज तक है हमारे साथ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जय हिंद, जय भारत।